जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे वर्धा शिक्षा योजना के बारे में। जब वर्धा शिक्षा योजना की बात की जाती है तो इसको अगर हम थोड़ा सा इतिहास के कालक्रम से जोड़ कर देखें तो 1930 में गोलमेज सम्मेलन का दौर चल रहा था। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है, फिर 1931 में, फिर 1932 में द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है। इस गोलमेज सम्मेलन के दौरान अगर देखा जाए तो भारत में एक अधिनियम आता है, भारत को शासित करने के लिए एक अधिनियम आता है जिसको भारत शासन अधिनियम 1935 कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखते हैं तो 11 प्रांतों में अगर देखा जाए तो कांग्रेस का जो है 6 प्रांतों में मंत्रिमंडल स्थापित हो गई थी। तो कांग्रेस द्वारा एक बैठक बुलाई जाती है शिक्षा संबंधी चीज़ों को लेकर के एक बैठक बुलाई जाती है। ठीक उसी समय महात्मा गांधी ने अपनी जो उनकी पत्रिका चल रही थी हरिजन पत्रिका में महात्मा गांधी ने शिक्षा संबंधी सुधार को लेकर के काफ़ी चीज़ों का जिक्र किया था, काफ़ी विवरण उसमें प्रस्तुत किए थे महात्मा गांधी ने। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये बैठक बुलाते हैं कांग्रेस ने, और ये बैठक जो है महाराष्ट्र में बुलाई जाती है। महाराष्ट्र में एक स्थान है जिसका नाम है वर्धा। तो महाराष्ट्र के वर्धा नामक स्थान पर ये बैठक बुलाई जाती है। इसका उद्देश्य होता है कि शिक्षा संबंधी चीज़ों को हम थोड़ा सा विचार कर लें तथा शिक्षा के लिए थोड़ा एक योजना बना लें। तो इसीलिए इस योजना को हम वर्धा शिक्षा योजना कहते हैं, क्योंकि ये शिक्षा योजना वर्धा में बनाई गई, महाराष्ट्र के वर्धा में बनाई गई और ये शिक्षा संबंधित योजना थी, तो इसलिए इसको हम वर्धा शिक्षा योजना कहते हैं। इसमें अगर हम देखें तो एक थे टी.एस. अविनाश लिंगम ने यहाँ ये भी कहा कि जो बेसिक शिक्षा है वो हमारे राष्ट्रपिता की, या यूँ कहा जाए महात्मा गांधी की, अगर हम देखेंगे महात्मा गांधी की अंतिम और शायद महानतम इनका यही उद्देश्य रहा होगा, जो है इनका एक यही उपहार रहा था। इसके बाद अगर हम देख लेते हैं कि आखिर जाकिर हुसैन समिति का गठन होता है, उसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं कि जाकिर हुसैन समिति के बारे में। अब हम देख लेते हैं जाकिर हुसैन समिति के बारे में। जाकिर हुसैन समिति की बात किया जाए तो यहाँ पर जो जाकिर हुसैन साहब थे, इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनी रहती है जिसको हम जाकिर हुसैन समिति कहते हैं। तो ये जाकिर हुसैन साहब इसके सर्वेसर्वा रहते हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए तो महात्मा गांधी ने इनसे एक चीज़ कहा कि आप जो है एक योजना बनाइए शिक्षा के विषय में जो है। तो ये जाकिर हुसैन साहब जो है शिक्षा के विषय में एक योजना बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और यही जो है फिर अंत में जाकर के जो है जाकिर हुसैन साहब जो है इस योजना का निर्माण करते हैं। तथा यहाँ भी मतलब अगर इसको देखा जाए, ये जो हमारी वर्धा शिक्षा योजना है, ये वर्धा शिक्षा योजना को अगर हम देखेंगे तो ये 1937 में, अक्टूबर 1937 में ये आती है। साथ ही साथ इसकी एक चीज़ और देख लेते हैं कि ये जो वर्धा शिक्षा योजना है, यह एक ऐसी योजना है जिसमें सभी लोग भारतीय थे। यहाँ पर कोई ब्रिटिशर्स नहीं था, यहाँ पर कोई अंग्रेज नहीं था। ये योजना जो है, अगर इस योजना में जितने भी सदस्य थे सभी लोग भारतीय थे। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये पहली एक ऐसी योजना थी जिसमें कोई अंग्रेज शामिल नहीं था, केवल और केवल भारतीयों द्वारा जो है ये नियंत्रित भी थी और उन्हीं द्वारा शासित भी की जा रही थी। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि आखिर ये जो वर्धा शिक्षा योजना थी इसका उद्देश्य क्या था, उस उद्देश्य को हम समझ लेते हैं। आइए उद्देश्य को देखते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आखिर वर्धा शिक्षा जो योजना चल रही थी उसका उद्देश्य क्या था। ये जो शिक्षा योजना बनाई गई थी इसका उद्देश्य क्या था, उसके उद्देश्य को हम समझ लेते हैं। इसके उद्देश्य में पहला जो उद्देश्य था इसमें दिया गया है कि बालकों को आदर्श नागरिक बनाया जाए। मतलब उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के अनुसार चल रही थी। तो इसमें जो है अगर हम देखेंगे तो इसका एक उद्देश्य ये निकल के आता है कि अगर हम जो देखा जाए कि जो बालकों को एक आदर्श नागरिक बनाने की बात कही गई थी। उसके बाद अगर देखा जाए तो सांस्कृतिक दृष्टिकोण की बात कही गई है, क्योंकि उस समय जो है अगर देखा जाए तो भारत में संस्कृति का जिस तरह से विनाश हो रहा था, तो उस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर इस चीज़ का जिक्र किया गया कि शिक्षा इस प्रकार से दी जाए जिसमें सांस्कृतिक दृष्टिकोण की भी भावना का विकास हो, तथा इसके बाद देखा जाए बालकों का सर्वांगीण विकास की बात कही गई है। इसके तहत ये बताया गया है कि बालकों का चारों तरफ से विकास होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो है सिर्फ उनके हृदय का विकास हो, मस्तिष्क का विकास ना हो, या उनके अंदर आत्मा का विकास ना हो, मतलब या उनके शारीरिक विकास ना हो। मतलब इस प्रकार से की शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे बालकों का सर्वांगीण विकास हो। तथा इसके बाद अगर हम देखेंगे तो आर्थिक दृष्टिकोण की बात कही गई है। इसमें ये बताया गया है कि बच्चे को इस प्रकार से शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत हो सके, भविष्य में जब वो आगे चल के जो है देखा जाए तो अर्थ को कमा सके या पैसे को कमा सके। इस प्रकार की शिक्षा देने की बात कही गई थी। इसके बाद कहा गया है शिक्षा में आत्मनिर्भरता की बात कही गई है। इसमें बताया गया है कि शिक्षा को इस प्रकार से बनाया जाए जिससे शिक्षा स्वयं ही आत्मनिर्भर हो जाए, इस पर जो है पैसा खर्च करने की आवश्यकता ना पड़े। तथा साथ ही साथ इसके अलग में हम देखेंगे जो इसके अलावा जो दिया गया है, शिक्षा सबके लिए सुलभ हो, इस प्रकार से व्यवस्था की जाने की बात कही गई है कि शिक्षा सब लोग आसानी से प्राप्त कर सकें
और इसमें किसी दूसरे का उसमें कोई दिक्कत ना हो, शिक्षा जो है आराम से सबको प्राप्त हो सके। अब ये जो है शिक्षा का उद्देश्य था, वर्धा शिक्षा योजना का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य हम समझ गए हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि आखिर वर्धा शिक्षा योजना का स्वरूप क्या था, उसके स्वरूप को हम समझ लेते हैं। आइए, अब यहाँ हम देख रहे हैं कि जो है बुनियादी शिक्षा अथवा जो है वर्धा शिक्षा का स्वरूप क्या था। स्वरूप में अगर देखा जाए तो पहला स्वरूप क्या था कि बेसिक शिक्षा। अगर बेसिक शिक्षा की बात की जाए तो बेसिक शिक्षा में ये बताया गया कि बालक को जो है 6 से 14 वर्ष की उम्र का जो भी बालक है उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाए और अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाने की बात कही गई। तथा इसके बाद अगला अगर हम देखते हैं तो मातृभाषा की बात कही गई। इसमें यह बताया गया कि जो भी शिक्षा हम बेसिक शिक्षा देंगे, बेसिक शिक्षा सिर्फ और सिर्फ मातृभाषा में दी जानी चाहिए। इसके लिए कोई भी माध्यम इंग्लिश माध्यम नहीं होना चाहिए। बेसिक शिक्षा अगर दी जा रही है तो उसका जो माध्यम होना चाहिए भाषा का, वो मातृभाषा ही होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखेंगे जो तीसरा हमारा निकल के आता है, तीसरा में अगर हम देखेंगे ये जो तीसरा हमारा है वो शिल्प का है। शिल्प में ये बताया गया है कि जो बालक हैं उनको शिल्प की शिक्षा दी जाए जिससे वो शिल्पकारी कर सकें, जो है इसके विषय में जानकारी देने की बात कही गई। तथा साथ ही साथ ये बताया गया है, अगर हम यहाँ पर देखेंगे निर्मित सामान का विक्रय, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो बालक हैं जो शिल्पकारी कर रहे हैं या जिन वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं उसको बेचने की बात कही गई है, जिसमें बताया गया है कि उसको आप सही दामों पर जो है बेच दीजिए। तथा इसमें उस समय एक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जो बेसिक शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा लागू करना था, 6 से 14 वर्ष के बालकों को सभी को निःशुल्क शिक्षा देनी थी, अनिवार्य रूप से देनी थी। तो इसके लिए खर्च कहाँ से उठाया जाए, क्योंकि उस समय जो है कांग्रेस के पास भी उतना धन नहीं था। तो इन सब चीज़ों को लेकर के एक प्रश्न हमेशा बना रहता था कि आखिर इनको इस जो योजना है वर्धा शिक्षा योजना, इसको क्रियान्वित कैसे किया जाए। तो यहाँ पर वही सुझाव दिया जाता है कि विद्यालय का खर्च जो निर्मित सामान है उस सामान को बेच दिया जाए और बेचने के बाद जो धन प्राप्त होगा उस धन से जो है विद्यालय का खर्च चलाया जाएगा। इस हिसाब से हमने देखा कि जो है वर्धा शिक्षा का स्वरूप क्या था। अब हम ये देख लेते हैं कि आखिर वर्धा शिक्षा योजना, वर्धा शिक्षा जो है इसका पाठ्यक्रम क्या है। इसके पाठ्यक्रम को हम देख लेते हैं। यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि जो है इसका पाठ्यक्रम क्या था, वर्धा शिक्षा योजना का पाठ्यक्रम देख रहे हैं। पाठ्यक्रम में अगर पहला देखा जाए तो इसमें बताया गया है कृषि के विषय में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि बालकों को जो है कृषि के विषय में पूरी जानकारी दिया जाए, जिससे कि वो है जो है मतलब जो है जब भी खेती करें तो एक उन्नत खेती कर सकें, जिससे पैदावार में भी जो है वृद्धि हो जाए। इसके अलावा जो है दूसरा जो दिया गया है वो कताई बुनाई की बात कही गई है। इसमें स्त्रियों को प्रमोट करने की बात कही गई है। इसमें बताया गया है कि स्त्रियों को कताई बुनाई के प्रति शिक्षित किया जाए या उनको प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे वो कताई बुनाई का काम तेज़ी से कर सकें और ये जो है अंग्रेज़ों द्वारा जो औद्योगिकरण किया गया है इसको ये टक्कर दे सकें जो है साथ में। तथा इसके अलावा जो है देखा जाए जो अगला कार्य दिया गया है वो लकड़ी के कार्य के, जिसमें बताया गया है कि जैसे जो बढ़ई का कार्य है उसको जो है उन्नत करने की बात कही गई है, जिसमें लकड़ी के कार्य को समझाया गया है। तथा इसके अलावा अगर देखा जाए तो मछली पालन की बात कही गई है, जिसमें जो है आय के स्रोत के लिए बताया गया है कि जैसे अगर कोई व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करने के बाद घर जाता है तो कम से कम वो मछली पालन कर सके, जिससे उसका जो है यूँ कहा जाए रोजी रोटी चल सके या एक अपना धंधा चलता रहे। इसके अलावा चर्म कार्य की भी बात कही गई है, जिसमें चमड़े से बनी वस्तुओं को जो है किस प्रकार से उपयोग में लाया जाए, इस विषय में बताया गया है, जिससे चर्म कार्य भी जो है चर्म उद्योग भी हमारा तेज़ी से चलता रहे। तथा इसके अलावा मिट्टी के कार्य को बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि मिट्टी से बनी वस्तुओं को किस प्रकार से जो है उसको जो है मार्केट में लाया जाए या उससे किस प्रकार से धन कमाया जाए, इन सारी चीज़ों का जिक्र इसमें किया गया है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे जो हमारा ये इसमें बताया गया है कि उद्यान कार्य, जिसमें बताया गया है कि बाग बगीचे का निर्माण कैसे किया जाए या उसको लगाया कैसे जाए तथा उससे फल प्राप्त करके उसको मार्केट में बेचने की बात कही गई है। तो ये पाठ्यक्रम के तहत ये सब शामिल किया गया है। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं कि आखिर इसी पाठ्यक्रम में सामान्य विज्ञान के विषय में भी विषय को रखा गया है। अब हम देख लेते हैं कि आखिर सामान्य विज्ञान के तहत किन किन विषयों को रखा गया है, उसको अब हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर सामान्य विज्ञान में पहला विषय जो देखने को मिलता है, जिसमें प्राकृतिक अध्ययन के विषय में बताया गया है कि प्रकृति के बारे में अध्ययन के बारे में यहाँ पर समझाया गया है। तथा इसके अलावा जो अगला सब्जेक्ट है इसमें वनस्पति शास्त्र है, जिसमें हमें वनस्पतियों के बारे में जानकारी दी जाती थी। इसके अलावा अगर हम देखेंगे फिर हमारा जीव विज्ञान का टॉपिक आ जाता है, फिर इसमें रसायन शास्त्र भी शामिल है।
तथा शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान भी इसमें शामिल किया गया है। इस सामान्य विज्ञान के तहत इन सभी विषयों को शामिल किया गया है। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमें देखने को मिलती है कि यहाँ पर नक्षत्र विज्ञान को भी एक विज्ञान के तौर पर शामिल किया गया है। अन्यथा नक्षत्र विज्ञान को तो विज्ञान नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे तो सामान्य विज्ञान के तहत नक्षत्र विज्ञान को भी एक अपना स्थान दिया गया है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि आखिर सामाजिक अध्ययन के तहत किन किन विषयों को रखा गया है, उसको भी समझ लेते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आखिर सामान्य अध्ययन के तहत किन किन विषयों को शामिल किया गया है। उन विषयों को हम देख रहे हैं। जो पहला विषय है वो इतिहास है। इतिहास को सामान्य अध्ययन के तहत शामिल किया गया है तथा भूगोल को भी शामिल किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे नागरिक शास्त्र को शामिल किया गया है। गणित को भी देखेंगे तो सामान्य अध्ययन के तहत ही स्वीकार किया गया है, इसके तहत ही रखा गया है। तथा कला, संगीत, चित्रकारी के बारे में भी यहाँ पर जिक्र मिलता है कि कला संगीत को भी एक सब्जेक्ट के रूप में देखने को हमें मिलता है सामाजिक अध्ययन के तहत। वहीं पर हिंदी तथा गृह विज्ञान भी देखने को मिलता है। गृह विज्ञान की बात किया जाए तो ये सिर्फ बालिकाओं के लिए था। इसमें बालकों की जो है प्रवेश प्रतिबंधित था, ये इसको सिर्फ बालिकाएं ही कर सकती थी। तथा इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो शारीरिक शिक्षा तथा व्यायाम और खेल कूद के बारे में भी बताया गया है। तो ये सब चीज़ों को हम देखेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है शारीरिक सामाजिक अध्ययन के तहत जो है शामिल किया गया है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि आखिर ये जो हमारी वर्धा शिक्षा योजना है इसमें शिक्षण विधि क्या रखी गई है, उस शिक्षण विधि को समझ लेते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियों में पहला जो विधि है वो दिया गया है कि क्रियाओं तथा अनुभवों के माध्यम से शिक्षा दिया जाए। मतलब पहले क्रिया को करा दिया जाए, फिर उसके जो अनुभव निकल के आता है, किसी भी कार्य करने के बाद जो अनुभव निकल के आता है उस अनुभव के माध्यम से शिक्षा देने की बात कही गई है। तथा जो शिक्षा विधियों में मातृभाषा को भी विशेष ध्यान दिया गया है कि मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, मातृभाषा में ही बोलना तथा पढ़ना सिखाया जाए जिससे शिक्षा को आसानी से ग्रहण किया जा सके। इसके अलावा उच्च कक्षाओं की जब बात की जाए तो वहाँ पर बताया गया है कि उच्च कक्षाओं में विज्ञान का भी ज्ञान जो है दिया जाए। तथा इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो सभी जो भी पाठ्य पुस्तकें हैं उनको इस प्रकार से संबंध कर दिया जाए कि जिससे एक पढ़ा जाए तो अगला जो है उससे जो है संबंध हो, उससे जुड़ा हो। तो इस प्रकार के शिक्षण विधियों की बात कही गई है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि आखिर ये हमारी वर्धा शिक्षा योजना असफल क्यों हो जाती है, फेल क्यों हो जाती है, इसके बारे में जान लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कि आखिर असफल होने का कारण क्या था, असफलता के कारण क्या था, इसको हम समझ लेते हैं। जिसमें पहला दिया गया है शिक्षा की अपेक्षा उपार्जन पर विशेष बल। मतलब शिक्षा की जो है उपेक्षा की गई कहीं ना कहीं और उपार्जन पर अधिक ज़्यादा बल दे दिया गया था। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये जो शिक्षा व्यवस्था थी ये बाल केंद्रित नहीं थी, क्योंकि इस पर जो है व्यवसाय का बहुत ज़्यादा वो हो गया था, सभी लोग व्यवसायी ही बनना चाह रहे थे। तो इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो निर्मित वस्तुओं का अपव्यय, जो बालक वस्तु का निर्माण करते थे, जिस वस्तु को बाजार में बेचना था और जिससे जो है विद्यालय का खर्च चलना था, उन सभी वस्तुओं का अपव्यय होना शुरू हो गया था। तथा वहीं धार्मिकता की बात की जाए तो जो वर्धा शिक्षा योजना थी इसमें धार्मिकता को स्थान नहीं दिया गया था। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो पाठ्य विषय हुआ करते थे, पाठ्य विषयों की अवहेलना भी सामने आती है। अब इसके अलावा अगर हम देख लेते हैं कि वर्धा शिक्षा योजना का फेल होने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण सामने आता है, उस कारण को भी हम समझ लेते हैं। अगर देखा जाए तो वर्धा शिक्षा योजना अक्टूबर 1937 में आती है और 1937 में जब ये वर्धा शिक्षा योजना आ जाती है तो इसको शासित करने वाले, इसको चलाने वाले वर्धा शिक्षा योजना को सभी लोग भारतीय थे। और यूँ कहा जाए भारतीयों में अगर हम कहें तो ये कांग्रेस पार्टी के सदस्य हुआ करते थे। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 1937 में तो वर्धा शिक्षा योजना आती है। इसके ठीक 2 साल बाद अगर देखा जाए 1937 में अगर हम देख रहे हैं तो 1937 से अगर हम देखें 1937 से ठीक 2 साल बाद 1939 की बात करें तो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध होना शुरू हो जाता है। और ये 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध का दौर चल रहा था, ठीक इसी समय जो है भारत को भी इसमें जो है ढकेल दिया जाता है द्वितीय विश्व युद्ध में, जिससे जो है नाखुश हो जाते हैं जो कांग्रेस के सदस्य रहते हैं वो नाखुश हो जाते हैं। इसलिए वो अपने कहीं ना कहीं जो है त्यागपत्र दे देते हैं और अपने जो है राजनीति से हट जाते हैं, राजनीति से संन्यास ले लेते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसे सदस्य भी संन्यास ले लेते हैं जो इस वर्धा शिक्षा योजना में कार्य कर रहे थे। तो इनके चले जाने से कहीं ना कहीं वर्धा शिक्षा योजना जो है कमज़ोर पड़ जाती है और इस हिसाब से हम देखेंगे तो वर्धा शिक्षा योजना जो है हमारी फेल हो जाती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये हमारा जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो हम देखेंगे वो अगले वीडियो में देखेंगे, जहाँ पर हम देखेंगे विश्वविद्यालय के बारे में जानेंगे, जो है वो हमारा 3rd चैप्टर रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।